नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है एनटीपीसी का, उसका क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे, यदि दो संख्या के बीच का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 120 है तो संख्याएं हैं। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, इसे हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर माना कि दो संख्याएं क्रमशः 3x और 5x है, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है 3:5। तो संख्या को हम 3x और 5x मान लेंगे। इसका जो लघुत्तम समापवर्त है यानी कि एलसीएम 15 हो जाएगा, और जो इस क्वेश्चन में दिया गया है इसका लघुत्तम समापवर्त 120 है। तो इस प्रकार से इसको 15x लिख लेंगे और बराबर में जो दिया गया है एलसीएम 120 इसको लिखेंगे। तो x बराबर 8। अब कैसे आया इसके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे इस प्रकार 15 गुने x बराबर में 120 है, तो यहाँ 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा, 15 × 8 = 120। तो x बराबर 8 इस प्रकार से आया है। इसलिए जो पहली संख्या है 3x बराबर 3x, तो x का मान हमको प्राप्त हुआ है 8। तो 3 × 8 करने पर पहली संख्या 24 हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी संख्या 5x बराबर 5 × 8, जो x का मान 8 है उसी से हम गुना करेंगे तो 5 × 8 = 40। इस प्रकार से अतः दोनों संख्या 24 और 40 है। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे दिया गया है, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 120 है तो संख्याएं कौन सी होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से इसका आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे, यदि वर्ग 3 की पावर n बराबर 729 तो n का मान इसके बराबर है। तो इसका सलूशन हमने किया है। वर्ग 3 की पावर n बराबर 729, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 की पावर n उसकी पावर 1/2 बराबर 3 का वर्ग और उसका पावर 3। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 की पावर n उसकी पावर 1/2 = 3 की पावर 6। अब हम n/2 बराबर 6 प्राप्त होता है। तो जो n है उसका मान निकालने के लिए 2 से गुणा 6 का करेंगे तो आंसर 12 आ जाता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित अक्षर समूह में से एक में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या आरोही क्रम में है, अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आपको आरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में इसको जो भी ऑप्शन है उसको चूज करना है, और ये सही क्रम में है कि नहीं, कौन सा वाला है उसको चुनना है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे आप V जो है Q से 5 माइनस है, मतलब Q 17 नंबर पर आता है और V जो आता है 22 नंबर पे आता है। तो V का स्थान है 22 नंबर और Q का स्थान है 17 नंबर। इसी प्रकार से M का स्थान है 13 नंबर पर, J का स्थान है 10 नंबर पर और H का स्थान है 8वें नंबर पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे V से Q से 5 ज़्यादा है, इसी प्रकार से M से Q 4 ज़्यादा है, J से M 3 ज़्यादा है
तो ये घटते क्रम में यही वाला जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे सामने यहाँ जो डायग्राम दिया है इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो यहाँ जो आकृति है आप एक एक करके इसको नाम दे करके, जैसे ABCDEF और GH इस प्रकार से नाम देकर भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसे सरल तरीके से इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, जैसे इसको 1 2 3 और 4 और 4 का वर्ग करेंगे सॉरी 4 का वर्ग नहीं करेंगे, 4 गुणे 2 कर लेंगे। चार गुना 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी 1 2 3 और ये 4, 4 दूना करेंगे 8, इसमें भी 4 का गुना 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 8 16 हो जाएगा। और इस वाले लाइन में 2 त्रिभुज बनता है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या है 18। या फिर आप इस तरीके से आप जैसे ABG यहाँ से बन गया ये त्रिभुज, इसी प्रकार से AGD यहाँ से दूसरा त्रिभुज, BGE यहाँ से हो गया तीसरा, इसी प्रकार से DGE ये चौथा त्रिभुज हो गया। उसके बाद BHC ये पांचवा, CHF ये छठवा, EHF ये सातवां और ये वाला जो है ADB ये आठवां। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे BDE यहाँ पर ये 9वां, BEC ये 10वां, CEF ये 11वां, ADE ये 12वां। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमन साहू से बड़ा है, साहू कोमल से छोटा है लेकिन मिलन से बड़ा है। प्रश्न क्या कह रहा है? अमन साहू से बड़ा है, साहू कोमल से छोटा है लेकिन कोमल से छोटा है। अमन साहू से बड़ा है, साहू कोमल से छोटा है लेकिन मिलन से बड़ा है। कोमल अमन से बड़ी है लेकिन उदय से छोटी है। उनमें से तीसरा सबसे बड़ा कौन है? इसका राइट आंसर है पहले नंबर पर सबसे बड़ा है उदय है, उसके बाद कोमल है और तीसरे नंबर पर आ जाएगा अमन। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़िया से निकलती है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और पूर्व की ओर बहने वाली नदी है जो बंगाल की खाड़ी में अंततः गिरती है। इस प्रकार से आप यहाँ भी याद रखिए, यहाँ भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी जो है, और यहाँ जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यहाँ दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी। कंप्यूटर में जो डेटा है बाइनरी रूप में संग्रहित होता है जिसे 0 और 1 से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था?
तो इसका करेक्ट आंसर है भीष्म शाहनी। यह जो उपन्यास है तमस भीष्म शाहनी द्वारा 1974 में प्रकाशित किया गया था। भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक उथल पुथल की पड़ताल करता है। उस समय अशांत अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा जो मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उनके जीवन दिनचर्या पर प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार से मानवीय संघर्षों का वर्णन इस उपन्यास में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किसने शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी 22 जनवरी 2015 को। यह बालिकाओं की शिक्षा एवं विवाह के लिए बचत प्रोत्साहन करना एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से उनके कल्याण के लिए सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जहां PQRS के समांतर है तथा PQ व्यास है। यदि QPR 40 अंश है तो PSR बराबर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है 130 अंश इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसका जो सलूशन है देख लेते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इतना बात आप याद रखेंगे। और त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब जैसा कि यहाँ पर चित्र है, प्रश्न अनुसार यहाँ पर मैंने आकृति बनाई है। इसमें आप देखेंगे आकृति में त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में देखेंगे आप कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर तीनों कोणों का योग 180 अंश है, जिसमें से पहला कोण दिया है 40 अंश का। इसी प्रकार से जो एक कोण समकोण है 90 अंश का है। हमको Q का मान ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से लिख लेंगे और बराबर में 180 अंश। तो इस प्रकार से कोण Q बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश बराबर Q का मान आ जाता है 50 अंश। अब समलंब चतुर्भुज PQR में कोण PQR प्लस कोण PSR बराबर 180 अंश। तो पहला जो है त्रिभुज PQR 50 अंश और दूसरा जो कोण PRS बराबर 180 अंश है। तो 180 अंश में 50 अंश को घटाएंगे तो 130 अंश बच जाएगा। इस प्रकार से इस वाले त्रिभुज में PSR में 130 अंश टोटल त्रिभुजों की संख्या 130 अंश हो जाती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, 0.27 का वर्ग 2 माइनस 0.13 की पावर 2 अपॉन 0.27 प्लस 0.13 का मान है। तो इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न अनुसार जब कोई संख्या a का वर्ग माइनस b का वर्ग इस रूप में हो तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b। तो इस प्रकार से सूत्र के अनुसार हमने इसको लिखने का प्रयास किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 0.27 माइनस 0.13 और 0.27 प्लस 0.13 बटे में 0.27
प्लस 0.13। तो ये दोनों ऊपर नीचे एक समान है, इसको काट लेंगे, ये कट जाएगा और बच जाएगा 0.27 माइनस 0.13। तो इसको घटाने पर जो उत्तर है आ जाता है 0.14। इस प्रकार से यह आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 20 सहित 2/5 मीटर लंबाई का एक कालीन है, इसमें से कालीन के कितने छोटे टुकड़े प्रत्येक 4 सहित 1/2 मीटर लंबाई के काटे जा सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार मैं जब इसे सॉल्व करने जाता हूं तो यहाँ पर जो कालीन की लंबाई है 20 सहित 5/2, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 का गुना 20 से करेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा और 40 को 5 में जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा और 45/2 इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है 4 सहित 1/2 दिया है, इसको हम 4 दूना के 8 और 8 है 1 9 और 9/2 करके इसको हम लिख सकते हैं। इसको कितने छोटे टुकड़े में समान टुकड़े में काटा जा सकता है या फिर बनाया जा सकता है। तो हम जो पहला वाला जो है 45/2 उसी में हम इसको भाग दे देंगे 9/2 को, तो हमारे पास आंसर निकल करके आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे 45/2/9/2, तो ये दो कट जाएगा, बच जाएगा 45/9। 9 से 45 को भाग देने पर 5 बार में चलो कट जाएगा, 9 5 45, तो आंसर हमारा 5 आ जाएगा। तो कालीन का जो टुकड़ा है उसे 5 छोटे टुकड़े में काटा जा सकता है। आप इसे बिना सॉल्व किए बिना पेन उठाए भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे 5 चौके 20 और ये जैसे देख पा रहे हैं आप 2 का 5 हिस्सा है, तो उसके हिसाब से आप एक अनुमान लगा करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। ऑप्शन देख करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, हरीश और विमल एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिन काम किया और फिर विमल चला गया। बचा हुआ काम हरीश ने अकेले 10 दिन में पूरा किया। हरीश अकेले पूरा काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, हरीश और विमल द्वारा काम करने किसी काम को करने के लिए एक निश्चित समय 20 दिन का समय लेता है किसी एक कार्य को करने के लिए। तो उनका जो कार्य की प्रकृति है, उनकी दक्षता गुना समय, हरीश और विमल द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर है 1/20। इसी प्रकार से हरीश और विमल द्वारा 15 दिनों में किया गया कार्य बराबर 1/20 गुना 15 करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा इस प्रकार से 15 एकम 15 और नीचे में बच जाएगा 20। तो 15/20 करेंगे तो ये 5 से दोनों कट जाता है। जब भी किसी संख्या काटना है तो ऊपर नीचे समान उसी संख्या से काटना है। जैसे 5 से काट रहा हूँ या फिर 3 से काट रहा हूँ या फिर 2 से, ऊपर नीचे उसी संख्या से कटना चाहिए। तो ये 5 दिया 15 और 5 चौक 20। इसके बाद शेष कार्य बराबर 1 ऋण 3/4। तो शेष कार्य बराबर 1/4 आ जाता है। इसके बाद यहाँ देखते हुए हरीश ने शेष कार्य 10 दिनों में पूरा किया। हरीश द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/4 गुना 1/10। इसका आंसर निकल के आता है 1/40। आप इसे सॉल्व करने के बजाय आप ऑप्शन से भी इसे कर सकते हैं हल। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, हरीश और विमल एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन दोनों ने इस काम को 15 दिन एक साथ किया और फिर विमल चला गया। बचा हुआ काम हरीश अकेले 10 दिन में पूरा करता है।
तो जो 5 दिन बचा था उसको 10 दिन में किया है, तो अकेले जब इस काम को करेगा तो 20 दिन का काम है तो उसे 40 दिन लग जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप ऑप्शन से और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन देखकर लगा सकते हैं। आपको इस प्रकार से इसका हल करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित कोड में इंटरेस्ट को इस प्रकार से लिखा गया है उल्टा करके, उसी प्रकार रिमेंबर को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्ट को जैसे ई सामने दिया, आई सामने दिया है तो उसको सबसे लास्ट में लिखा गया है। इसी प्रकार से उसके बाद एन को सेकंड नंबर में लिखा गया है, टी को थर्ड नंबर में, ई को लास्ट के चौथे नंबर। इस तरह से जैसे ई को यहाँ, आई को यहाँ लिखा गया है, फिर एन को ऐसे, इसके बाद टी को, इसके बाद ई को। तो इस प्रकार से जो सामने लिखा गया है उसे पीछे से लिखा गया है। तो इसी प्रकार से रिमेंबर को भी लिखना है। तो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर जो है श्रृंखला दिया गया है 64, 60, 52, 40 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसका आपको अनुमान लगाना है। और लास्ट में है 4। तो आप देखेंगे संख्या धीरे धीरे घट रही है। जब संख्या धीरे धीरे घटती है या बढ़ती है तो हम इसका डिफरेंस लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 64, उसके बाद 60 हो गया है 64, तो इसमें 4 का डिफरेंस है। इसी प्रकार से 60 और 52 के बीच 8 का डिफरेंस है। इसी प्रकार से इसके बाद 52 और 40 के बीच 12 का डिफरेंस है। और 40 के बाद यदि आप देखेंगे नीचे में क्रम जो है 4 के क्रम में, जैसे 4, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 4 चौक 16, इस प्रकार से चल रहा है। तो ये 40 में 16 का डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 24 और 24 में 20 का डिफरेंस रहा होगा, तभी यहाँ पर 4 आया है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है 24। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिगर, यानी कि यकृत। जिगर पित्त रस का उत्पादन करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है, वसा को पायसीकृत करने में मदद करता है और ये छोटी आंत में छोड़ा जाता है जिससे पाचन में उनके अवशोषण और पाचन में सुविधा होती है। तो इतना याद रखेंगे आप। पित्त जो है मानव शरीर के जिगर में निर्माण होता है, उत्पादन होता है और यहाँ पाचन में, वसा के पाचन में सहायक होता है और पित्ताशय में जमा होता है। निम्नलिखित में से सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है, जैसा कि यहाँ जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर का है, तो उस समय का ये क्वेश्चन रहा है, 2021 का प्रश्न है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है मलाला यूसुफजई। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता 2014 में 17 वर्ष की उम्र में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इसे नवाजा गया था। अगला जो प्रश्न है, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन शक्ति। पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में। और तारापुर कहाँ है, तो तारापुर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के तारापुर में 1969 में बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के लिए उपयोग करने वाला देश के प्रयासों में से विशेष योगदान रहा। अगला प्रश्न है, एक बैंक व्यापारी को 15%
एक बैंक व्यापारी को 5% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,50,000 रुपए की राशि पर ऋण प्रदान करता है। भुगतान किए जाने वाला साधारण ब्याज है। तो इसका सलूशन इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि हमने बचपन में ही पढ़ा है। मूलधन जो दिया है हमारा 12,50,000 और ब्याज की जो दर है 5%, समय दिया है 5 वर्ष। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है PRT/100, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो इसी फॉर्मेट में हम लिख लेंगे और लिखने के बाद इस प्रकार से गुना करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। अगला है, यदि x प्लस 1/x बराबर 9 तो x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग मान है। तो इसका सलूशन इस प्रकार से करेंगे, x प्लस 1/x बराबर 9, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 1 को अब दोनों पक्षों में वर्ग निकालने के लिए x प्लस 1/x का वर्ग बराबर 9 का वर्ग 2, इस प्रकार से करेंगे। अब इसको सरलता रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग प्लस 2 बराबर 81। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद x का वर्ग प्लस 1/2 का वर्ग बराबर 81 ऋण 2 बराबर आंसर आ जाएगा 79। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, ए बी सी डी और एक पंक्ति में बैठे व्यक्ति, अगला प्रश्न है ए बी सी डी और ई, यहाँ पर ई छूट गया है, एक पंक्ति में बैठे हैं। सी पश्चिम की ओर पर बैठा है। ई बी और सी का पड़ोसी है। ई बी और सी का पड़ोसी है। ए और सी के बीच 2 व्यक्ति है। पूर्व छोर में कौन बैठा है? तो जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले इस साइड लेफ्ट साइड, कभी भी आप देखेंगे इस प्रकार से दिशा निर्देशित किया जाता है। ऊपर उत्तर आता है, नीचे दक्षिण, राइट साइड पूर्व और लेफ्ट साइड पश्चिम। तो लेफ्ट साइड पश्चिम लिखेंगे और राइट साइड लिखेंगे पूर्व, वेस्ट या ईस्ट बोल सकते हैं पूर्व को। अब इसके बाद जैसा कि दिया गया है प्रश्न में, सी पश्चिम छोर पर है तो इसे पश्चिम में रख लेते हैं सी को। उसके बाद ई बी और सी का पड़ोसी है, तो इसके बाद ई दिया है जो बी और सी का पड़ोसी है, तो इस प्रकार से ई जो है बी और सी दोनों का पड़ोसी हो गया। अब इसके बाद ए और सी के बीच 2 व्यक्ति है, तो इसके बाद जैसे मैं ए लिखता हूँ तो ए और सी के बीच जो 2 पड़ोसी है ई और बी, इस प्रकार से हो गया। अब पूर्व छोर पर कौन बैठा है? तो हमारे पास जो है डी जो है बच गया, तो पूर्व छोर में आ जाएगा डी। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यदि असफल अभ्यर्थियों की संख्या 240 है तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या है, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का जो प्रतिशत है, जैसे स्कूल में सभी विद्यार्थियों की संख्या हम 100% मान लेते हैं, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है, हमको निकालना है। उत्तीर्ण विद्यार्थी दिया गया है 60%, और जो असफल विद्यार्थियों हैं उनकी संख्या हमको प्रतिशत में ज्ञात करना है। यहाँ पर संख्या 240 दिया गया है, तो इसमें देखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या है 100%। 100% में हम 60% घटा लेंगे, तो 60% जो है उत्तीर्ण विद्यार्थी है, और 100% में 60% घटाएंगे तो 40% अनुत्तीर्ण छात्र है।
अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत है। अब हम 40% छात्र बराबर 240 जो संख्या दिया गया है उसके हिसाब से हमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 1% छात्र बराबर हो जाएगा 240/40 बराबर, यहाँ पर 40 से जब हम काटेंगे तो 4 से का 24, 4 से का 24 और शून्य से शून्य कट जाएगा तो ये 6 बार में कट जाता है। तो 60% छात्र बराबर 240/40 गुना 60। इस प्रकार से आप देखेंगे निकल कर के आता है 6 गुना 60 बराबर 360। तो 60% उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है 360। आप इसे आप बिना सॉल्व किए यहाँ पर देखेंगे 60% छात्र का जो है 6 गुना 60 करने पर 360 संख्या निकल करके आती है। आप इसे बिना कलम उठाए आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 60% उत्तीर्ण छात्र दिया गया है और अनुत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या दिया गया है 240, तो 60% का हम यदि 100% में माइनस करते हैं तो 40% बचता है। तो आप एक प्रकार से सोच सकते हैं टोटल छात्रों की संख्या 600 होगी, तो उसमें से 240 अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है और 360 यदि उत्तीर्ण है तो 360 का जो है प्रतिशत आ जाता है 60%। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा करके आप इस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते थे। इस प्रकार से आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है, तो इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप इसे सॉल्व कर सकेंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में वहाँ संख्या चुनिए तालिका में जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकती है। तो हमारे सामने ये जो संख्या दी गई है इसमें एक संख्या मिसिंग है। तो इस जो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो संख्या दिया गया है इनका गुना भाग जोड़ घटाना वर्ग घन कुछ भी करके हमको ऊपर से नीचे या फिर दाएं से बाएं, इस प्रकार से आप देखेंगे इधर से इधर नीचे की ओर या फिर इस तरफ से इस तरफ या फिर इस तरफ से इस तरफ गुना भाग जोड़ घटाव घन करके हमको संख्या लेकर के आना होता है। जो यहाँ पर दो संख्याएं दिए गए हैं उसका जो मान प्राप्त होता है उसी हिसाब से ये जो है तीसरा वाला जो कॉलम है इसमें भी जोड़ घटाव करने पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो बड़े संख्या है इस ओर हमको लेकर के जाना है। कभी भी आप देखेंगे छोटे से आपको बड़े संख्या की ओर जाना है, इस तरफ ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर कॉलम नंबर फर्स्ट में देखेंगे 25 गुना 5 किया गया है और 7 गुना 5 किया गया है। यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर 7 आएगा, 7 गुना 5 किया है। तो 25 गुना 5 करने पर 125 हो जाएगा और 7 गुना 5 करने पर 35 हो जाएगा। 125 में 35 को घटाते हैं तो 90 आ जाता है। इसी प्रकार से जो कॉलम तीसरा है इसमें 30 का गुना 6 से किया गया है और 10 का गुना 120 से किया गया है, 10 का गुना 6 से किया गया है। तो 180 में 60 घटाते हैं तो 120 आ जाता है। इसी प्रकार से हम जो है दूसरे वाले कॉलम में है 6 का गुना 4 से करते हैं तो 24 हो जाता है और 80 लाने के लिए हम 4 से 104 का गुना करेंगे, 4 से 26 का गुना करेंगे। 4 से जब हम 26 का गुना करेंगे तो 104 आ जाएगा और 104 में हम 24 को घटाएंगे तो 80 प्राप्त होगा।
इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में कौन सा अनुमान कथन निहित है। कथन है, एक अमीर व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिक संभावना होती है। और अनुमान है, पहला, अमीर व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकांश कारण मधुमेह है। और दूसरा है, गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता। ऑप्शन दिया गया है, दोनों धारणाएं पहला और दूसरा निहित है। दूसरा है, केवल धारणा एक निहित है। तीसरा है, न तो धारणा एक निहित है और न ही दूसरा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ राइट आंसर है, न तो धारणा एक सही है और न ही दूसरा। इसका निष्कर्ष आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो कथन है कहता है कि धनी लोगों में मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन मृत्यु का कोई कारण नहीं बताया गया है। इसी प्रकार से दूसरा जो कथन है उसमें धनी लोगों में मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन अर्थ यहाँ स्पष्ट नहीं होता कि गरीब लोग को भी यह बीमारी नहीं होती। इस प्रकार से यहाँ जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए का कारण है। इस प्रकार से प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायरस। हेपेटाइटिस ए HAV नामक वायरस के कारण होता है, जो एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। यहाँ लीवर में सूजन उत्पन्न करता है, जिसके कारण से थकान, मितली, पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह अपने आप ही ठीक भी हो जाता है, कुछ समय रहने के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर कब सम्राट बना। तो इसका करेक्ट आंसर है, अकबर जो है हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 में मुगल सम्राट बना। अगला प्रश्न है, इनसेट AB का कब स्थापित किया गया। इनसेट AB अगला प्रश्न है, इनसेट 1B कब स्थापित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है सन 1983 में। दूरसंचार एवं प्रसारण के लिए इनसेट 1B को 29 अगस्त 1983 में उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है। तो नवंबर 2020 में विश्व व्यापार संगठन WTO में 164 देश सदस्य थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा। टाटा बोलते हैं मैं।